अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी में तुम बहुत बुरे दौर में आ गए तो क्या करना? उन्होंने कहा भारत में जाना। उत्तराखंड में नैनीताल में एक कैंची धाम मंदिर है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना और तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। खाने के लाले पड़ गए थे और अगर वो कोई कमरा किराए पे लेते तो भोजन के लिए पैसे नहीं थे, और अगर भोजन खाते तो रहने के पैसे नहीं थे। एंड स्टीव जॉब टोल्ड दैट देन डेलिबरेटली ही हैज टुक अ रूम ऑन रेंट नियर एन इस्कॉन टेम्पल इन अमेरिका, जहां मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम फ्री फूड मिलता था। तो उन्होंने कहा कि कई महीनों तक मैंने वो मंदिर का फ्री फूड खाया है। दैट्स हाउ आई सर्वाइव। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कारपोरेट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इज गिविंग दैट टू इन विच लैंड which said there can never be a free lunch. So that's how our temples can inspire and motivate, and what was the role of there in the previous. And again I would like to remind कि जो WhatsApp के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कहा कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी में तुम बहुत बुरे दौर में आ गए तो क्या करना? उन्होंने कहा भारत में जाना। उत्तराखंड में नैनीताल में एक कैंची धाम मंदिर है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना और तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। When Mark Zuckerberg came to India, he told this narrated the entire incidents with Prime Minister Shri Narendra Modi. और मार्क जुकरबर्ग ने एक बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लेके गया। I was intended to stay there for just 1.5 hours, but वो पहाड़ी इलाका है, मौसम खराब हो गया, the helicopter was not in a position to take off. Then I have to stay there overnight. 1.5 hour के लिए गया था, 1.5 day रहना पड़ गया। And he said, then I felt a different type of energy in me, और मेरा कैरियर उसके बाद एक दूसरे डायरेक्शन में गया। इसलिए अगर कोई ये कहे कि टेम्पल्स सिर्फ आपको स्पिरिचुअल ज्ञान तो देते ही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मटेरियल अचीवमेंट किए उनको भी लीज ऑफ लाइफ, लीज ऑफ इंस्पिरेशन एंड लीज ऑफ एनर्जी टेम्पल्स ने दी है। अब यहां एक और बात भी हम ये कहना चाहेंगे कि हाउ द टेम्पल्स कनेक्ट विद द एंटायर कंट्री। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। बहुत से लोगों को ये बात पता है कि स्वर्ण मंदिर पर स्वर्ण छत्र जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने चढ़ाया था तो उतना ही काशी विश्वनाथ के ऊपर भी चढ़ाया था। दैट इज वन एस्पेक्ट। बट अक्सर बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे सेलेक्ट किए थे, वो 5 प्यारे थे कहां के? एक लाहौर से था, एक मेरठ से थे, एक जगन्नाथपुरी से थे, एक महाराष्ट्र में नांदेड़ से, और एक कर्नाटक में बीदर से। इसका अर्थ क्या हुआ? पूरे कंट्री के साथ एक कनेक्ट एस्टैब्लिश उन्होंने किया। और अगर आप स्वर्ण मंदिर में भी जाते हैं एंड यू रिमेंबर अबाउट द खालसा पंथ एस्टैब्लिश बाय गुरु गोविंद सिंह जी, और अगर आप उसका डिटेल डेप्थ ध्यान रखते हैं तो आपको दिखता है कि पूरे देश के साथ वो किस प्रकार से कनेक्ट हो रहे हैं। आज की नई पीढ़ी को कई बार यह बातें समझाने के लिए दूसरे तरीकों की भी आवश्यकता होती है। आई वुड जस्ट लाइक टू गिव वन एग्जाम्पल। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने सुना हो, एक जो लोग कॉस्मोलॉजी में और एरोस्पेस में इंटरेस्ट रखते होंगे तो एक वैन एलन फील्ड होती है। वैन एलन फील्ड वो है जो ये माना जाता है कि जो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स का एक पैटर्न बन जाता है, और वो चार्ज पार्टिकल का पैटर्न जो है, जो अर्थ से सन से आने वाली रेज हैं उनको भी वो प्रोटेक्ट करता है, और वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी का पैटर्न सबसे ज्यादा होता है। और मजे की बात यह है कि 3 जगहों पे दुनिया में ये वैन एलन फील्ड पाई जाती है। वो कौन कौन है? एक है पेरू का माचू पिचू, एक आयरलैंड का स्टोन हेंजेस, और एक भारत में ठीक उसी पॉइंट के ऊपर उत्तराखंड में अल्मोड़ा में
कसुर देवी का मंदिर बना हुआ है। और नासा ने इस बात को वेरीफाई किया कि इन तीनों जगहों के ऊपर वैन एलन मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। अब मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को इन विषयों के बारे में और बेहतर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि ताकि उनको पता चल सके कि हमारे जो भी टेम्पल्स हैं उनका रीजंस क्या रहता है। बहुत सी ऐसी चीजें, एक और आपको पर्सनल एग्जांपल बताना चाहता हूं। जब शबरीमला का जजमेंट आया, उस समय तक तो पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया था, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड में वो लोग पूछने लगे कि इस पे क्या कहना है। तो मैंने कहा कि जी कभी कभी क्या होता है कि इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपसे गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे आप सब लोग इस विषय के ज्यादा अच्छे जानकार हैं, जितना मैंने पढ़ा है कि शबरीमला मंदिर का जब दर्शन किया जाता है तो वो सीधे नहीं किया जाता है, वो 7 मंदिरों की श्रृंखला का अंतिम मंदिर है। जिस श्रृंखला का पहला मंदिर है तमिलनाडु का अच्चिन कोविल मंदिर। और ये 7 मंदिर क्यों हैं? ये माना जाता है कि हमारे अंदर जो कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया है उसके 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा और विशुद्ध चक्र। तो वो अंतिम चक्र माना गया है, अंतिम चक्र की एनर्जी का प्रतीक है शबरीमला का मंदिर। इसीलिए वहां अगर आप मंदिर में जाएं, देखो ऊपर क्या लिखा, वो तत्वमसि, मैं ही वो तत्व हूं। यानी दैट सिंबलाइजेज द एलिमेंट ऑफ फाइनल इमेंसिपेशन, फाइनल डिसोल्यूशन। So it is obvious कि till anybody is having the vibration of creation, the place of final dissolution is difficult for both, for the person as well as for the place. मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक लोगों को इस विषय के बारे में जानकारियां कम रहती है। अब कोई कहे जी साहब कैसे मान लें, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, केवल 50-60 साल पहले आप किसी से कहते कि मैं कोई एक डिवाइस होगी जिस पे मैं न्यूयॉर्क से सीधे बात कर लूंगा, तो लोग कहते हैं एब्सर्ड है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मॉड्यूलेशन ऑफ द वेव्स। आज मॉड्यूलेशन ऑफ द वेव्स से आप पूरे टेलीकॉम एज में पहुंच गए और हम एक नए एरा में आ गए। अभी तो मॉड्यूलेशन ऑफ द मेटीरियल वेव्स है ना। Now, the moment you will enter into modulation of conscious waves, तो एक दुनिया दूसरी दिखाई पड़ेगी। तब आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ जो भिन्न भिन्न मंदिर हैं, हर मंदिर का एक अलग वाइब्रेशन है, उस अलग वाइब्रेशन का एक अलग पैटर्न है, और वो पैटर्न कैसे आपकी इनर कॉन्शियसनेस को प्रभावित करता है। मेरे विचार से ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी इस धरोहर को बचाकर रखें, और धरोहर को बचाकर। और कभी कभी क्या होता है, इलॉजिकल आंसर्स जानते कहां से आते हैं? आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल। ये लाइट है। अब जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ पार्टिकल, इस पर तो डिबेट ही होती रहती है। बिकॉज अगर आप पानी में जब देखते हैं लाइट की वेव जाती है तो आप देखते हैं कि वो गहराई कम नजर आती है। क्यों? लाइट बेंड हो जाती है। तो लाइट का बेंड होना दिखाता है कि लाइट इज अ पार्टिकल, तभी वो मीडियम में जाके झुक जा रही है। अगर वो पार्टिकल है तो स्पेस में सन से ट्रेवल करके यहां तक नहीं आ सकती वैक्यूम में, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी से तो कोई पार्टिकल चल ही नहीं सकता आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से। इसका मतलब वो वैक्यूम में वेव है, मीडियम में पार्टिकल है। अगर मैं आपसे कहूं यही तो आत्मा है, आकाश में अव्यक्त है, माध्यम में व्यक्त है। अब अगर कोई इसको कहे नहीं साहब मैं तो इस बात को लेकर कोर्ट जाऊंगा और मैं कहूंगा कि दिस इज इनइक्वालिटी, कि व्हाई इट इज कंसीडर्ड जस्ट अ वेव इन वैक्यूम एंड पार्टिकल इन द मीडियम, और उसके बाद वो कुछ लोग जाकर ये समझाएं कि नहीं साहब वी वांट जस्टिस ऑफ दैट, इट शुड बी कंसीडर्ड बोथ पार्टिकल एंड वेव इन आइदर मीडियम और वैक्यूम। ये जितनी इलॉजिकल बात होगी, वैसे ही कई बार वेव, पार्टिकल, वैक्यूम और मीडियम को न समझकर
हमारे मंदिरों के बारे में जिस ढंग का इंटरप्रिटेशन लेने का प्रयास किया जाता है, उस कारण से यह एक समस्या हमारे सामने आ सकती है। बट मेरा यहां पर टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बोला। हमारा यहां पर एक थोड़ा अलग थॉट भी है कि मंदिर क्या सिर्फ पूजा के लिए होते थे? हिंदू धर्म में मंदिर सिर्फ आराधना के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो घर में मंदिर रखने का विधान है। लगभग हर हिंदू के घर में अपना एक छोटा सा मंदिर होता है और वो अपनी भगवान की मूर्ति रखकर उसके आगे पूजा करते हैं। तो वो क्या आवश्यकता है? बाहर मंदिरों का मुख्य रोल क्या था? तो वो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मंदिर सिर्फ आराधना के केंद्र नहीं थे, वो एक सोशल एक्टिविटी के वाइब्रेंट सेंटर थे। आज अगर हमारे आने वाले टाइम में हमें अपने मंदिरों के साथ आम पब्लिक को और यंगर जनरेशन को अधिक कनेक्ट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक बड़ा मंदिर ऐसा जरूर होता है जिसके पास एम्पल स्पेस और प्रीमिसेस होता है। अगर मॉर्निंग इवनिंग वहां प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या होती है, क्या हम यह नहीं शुरू कर सकते कि प्रातःकाल और सायंकाल वहां पर योग की कक्षाएं भी हो सकती हैं? वो एक एडिशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वहां पर हो जाएगा। हम यह भी कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि सायंकाल वहां पर जो हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके विशेषज्ञ वहां पर उपलब्ध हो। वो एक एडिशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। वहां पर हम यह भी व्यवस्था कर सकते हैं कि वीकेंड पर ही सही मेडिटेशन की क्लासेस चल सकती हैं। वो एक और पॉइंट वहां अट्रैक्ट करने का हो सकता है। वहीं पर आजकल लगभग ज्यादातर लोग जो मकान बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी जरूर करते हैं। देयर कैन बी एन स्पेशलाइज्ड प्रॉपरली educated vastu shastri which can be available in the temple premises, if not every day, at least alternate day or on certain days in a week. फिर आप उसके साथ एक ज्योतिषी की वहां व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत से लोगों को डिसीजन लेने के लिए कि साहब इसका मुहूर्त देखना है, ये मुहूर्त देखना है, और फिर इन द वीकेंड्स वहां पर हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक की क्लासेस भी हो सकती हैं। मेरा अपना यह मानना है कि अगर हम इस ढंग की सारी एक्टिविटीज को इनिशियली केवल डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े मंदिर में एक मॉडल के रूप में स्टार्ट करें एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली और मंदिरों की तरफ पर्कुलेट करता चला जाए, तो ये हमारे कॉन्शियस मूवमेंट के, सोशल मूवमेंट के एक ईपी सेंटर के रूप में यह टेम्पल डेवलप होंगे। और मेरा मानना है कि प्राचीन काल में मंदिरों की भूमिका यह भी होती थी।